हेलो स्टूडेंट, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 6th लेक्चर में आप सबका वेलकम है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में क्या कर रहे थे, लेक्चर स्टार्ट करने के बाद तुरंत हम पिछले लेक्चर का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। इसके बाद में हम डेली की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने कल के क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। सेल ऑर्गेनल, जो मेजर सेल ऑर्गेनल थे उनको नहीं पढ़ा था। क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में हमने गोल्गी बॉडी पढ़ा था। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। हमने राइबोसोम्स भी पढ़ा था। क्या? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। फिर क्या पढ़ा था? लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। ठीक, देखिए, हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें कीवर्ड क्या दिया? इसमें जैसे हर एक टॉपिक में, हर एक टॉपिक में एक कीवर्ड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब भी बात आती है तो इसमें कीवर्ड क्या है? नेटवर्क है। सिंपल सी चीज है, नेटवर्क है कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल जहाँ पे एक दो जगह को जोड़ना होता है। क्योंकि जोड़ना किस फॉर्म में कि भाई केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, ए से बी, पी से क्यू, तो इनको कराने के लिए अलग अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका जिसका लिंक या फिर कहें कनेक्शन किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। गोल्गी बॉडी क्या होता है? गोल्गी बॉडी में हमने बताया था 3 टर्म है। क्या? पैकेजिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग। ये 3 शब्द आप याद रख सकते हैं गोल्गी बॉडी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर नेटवर्क स्थापित करना, ईआर का काम होता है। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग, स्टोरिंग, डिस्पैचिंग का काम करता है। ठीक, फिर आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हमने क्या पढ़ा था कि या तो ये ईआर के साथ चिपक के रहते हैं, या तो ये ईआर के साथ चिपक के रहते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं, या फिर किसी और सेल ऑर्गेनेल के साथ भी ये क्या होते हैं? रह सकते हैं। कौन? राइबोसोम्स। इनका क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड क्या था? सॉरी, फोर्थ क्या था? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? हमने बताए थे डब्बे होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। उन पैकेट्स में क्या भरा होता है? हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसे? हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। वो क्या करते हैं? वो जो डेड ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर जो डिकेइंग मैटर होते हैं, जिनकी कोई काम नहीं होती है सेल के अंदर, खराब हो चुके होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? पैकेट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और एट द कंडीशन, एट द कंडीशन, जब आपका सेल मेल फंक्शन करता है, जब आपका सेल मेल फंक्शन करता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? दे कैन डाइजेस्ट द इंटायर सेल, द एंटायर सेल टू। ठीक, ठीक, इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज क्या हमको पढ़ना है? आज क्या हमको पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे पहला वैक्यूल, वैक्यूल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे इसके साथ में प्लास्टिड, प्लास्टिड। इतनी चीजें हम लगभग पढ़ेंगे। वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इसके साथ में अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर छूट गई हो, छूट गई हो किसकी, एनसीईआरटी की, या फिर और कुछ एडिशनल चीजें जो छूटी रहेंगी, उनको हम एक बार देख के ट्राई करेंगे कि सम अप कर दे इस लेक्चर में। ठीक, चलिए इतनी चीजें आप नोट कर लें। इसके बाद में हम शुरू करते हैं वैक्यूल को, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड। चलिए, तो अब हम कौन से सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है? सबसे पहले आप यूँ समझिए कि वैक्यूल एक टाइप का
क्या समझ सकते हैं कि एक टाइप के गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा? गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर। जैसे उसके अंदर आप क्या करो पानी भर दो तो क्या करता है? सेब बढ़ा लेता है। क्या करता है? सेब बढ़ा लेता है। कुछ ऐसा ही काम होता है इसका, किसमें? प्लांट सेल या एनिमल सेल में। बेसिकली ये होते क्या है? अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो कंपैरेटिवली ये छोटे साइज के होते हैं, जबकि जबकि प्लांट सेल में ये बड़े साइज के पाए जाते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो ये सेल का लगभग 50 से 90% तक के हिस्से को कवर कर सकते हैं। कौन? वैक्यूल। वैक्यूल। अच्छा देखिए, एक चीज और है कि जो वैक्यूल होता है ना, जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के लाइफ में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है वो वैक्यूल के अंदर भरा होता है। जैसे अमीनो एसिड, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ एंजाइम्स। ठीक, वो किसके अंदर होता है? वैक्यूल के अंदर होता है। तो कुछ ये भी काम हो गया। अच्छा, हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर हमने क्या पढ़ाया था? एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस के अंदर हमने दो टाइप बताए थे। एक बताया था एंडोसाइटोसिस, एक बताया था एक्सोसाइटोसिस। क्या हमने बताया था? एक एंडोसाइटोसिस, एक बताया था एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव प्रोसेस क्यों था? क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं, वैक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एक बड़े साइज को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट कर रहा था, या कहीं इंगल्फ कर रहा था। किसके अंदर हमने बात किया था? अमीबा के अंदर बात किया था। तो वो वैक्यूल भी यहाँ होता है कि कुछ में जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर की बात, यूनिसेलुलर जिसके अंदर हम अमीबा कंसीडर कर सकते हैं, उनके अंदर जो फूड का इनटेक होता है या फिर एक्सक्रीट होता है वो वैक्यूल के माध्यम से होता है। ठीक, ये कुछ चीजें हो गई किसके बारे में? वैक्यूल के बारे में। चलिए हम इनको लिख लेते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, इन प्लांट सेल, सबसे पहले हम प्लांट सेल की ही बात करते हैं। क्योंकि अच्छा, एक चीज और अगर मैं बताऊं, अगर आप एक चीज कंसीडर करो कि ये क्या है? ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक, इस सेल को हम अभी रोकते हैं। अगर हम इस सेल को अभी रोकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? ये एक पॉलीथीन है। ये क्या है? ये एक पॉलीथीन है। क्या है? पॉलीथीन है। ये कैसा है? इसके अंदर हवा नहीं है, हवा नहीं है। लेकिन इस पॉलीथीन के अंदर अगर हम कोई और एक पॉलीथीन डाल दें, क्या करें? एक कोई और पॉलीथीन डाल दें या फिर कुछ ऐसे से ही स्ट्रक्चर को डाल दें। ठीक, डाल दिए। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर इसमें हम हवा भर दें। क्या भरें? हवा। फिल एयर, हवा भर दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये अंदर वाला पॉलीथीन स्वेल करेगा। क्या करेगा? स्वेल करेगा। तो क्या इसके स्वेलिंग से कोई फर्क आएगा? जी बिल्कुल आएगा। ये जब स्वेल करेगा तो ये जो बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला पॉलीथीन है, ये भी स्वेल करेगा। और इसके अंदर क्या आएगा? ये थोड़ा सा सॉलिड की तरफ बढ़ेगा। सॉलिड को यहाँ पे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सॉलिड मतलब क्या? ये बात कर रहा है टर्जिडिटी की। किसकी? टर्जिडिटी और रिजिडिटी की। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी की मतलब क्या? मतलब एक पॉलीथीन के अंदर हमने दूसरे पॉलीथीन को डाल के उसको फुला दिया, तो बाहर वाला जो पॉलीथीन है उसके अंदर टर्जिडिटी या रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वही कुछ चीजें होती हैं प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। कि जब हम प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल रखते हैं, वैक्यूल जब भरा होता है या फिर जब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज़ें फिल रहती हैं, तो ये क्या होता है? ये सेल भी स्वेल कर जाता है। और सेल को क्या मिलता है? सेल को मिलता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। चलिए इन्हीं को हम लिख लेते हैं। ठीक, ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? साइज की बात करते हैं।
क्या लिखें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल के पास कैसा वैक्यूल होता है, छोटा होता है। अब हम यहाँ पे साइज की बात करते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल covers approx 60 नहीं 50 to 90% ऑफ एरिया जो 50 से 90% का जो रीजन होता है उसको ये कवर करता है। अच्छा, हम यहाँ पे एरिया की बजाय हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, 90% ऑफ वॉल्यूम, ठीक। ये दो चीजें हो गई। अब आगे क्या लिखते हैं, आगे हम वो पॉइंट लिखते हैं जो हमारे लिए जरूरी था, क्या कि प्लांट सेल के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम हो गए, कुछ शुगर हो गए, कुछ अमीनो एसिड हो गए, तो वो वैक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन प्लांट सेल some of their important products are filled in vacuoles। ठीक, अब हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट हो सकते हैं अमीनो एसिड, शुगर, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं। इतनी चीज सफिशिएंट है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अब इनको ऐसे हाईलाइट कर लूं, मैं इन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ठीक, वो किस रूप में हो सकते हैं, वो वैक्यूल के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी लिखते, एंड सम ऑर्गेनिक एसिड्स टू। ठीक, अब आगे देखिए, वैक्यूल की वजह से प्लांट के अंदर क्या फायदे होते हैं। वैक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। क्या लिखेंगे कि वैक्यूल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल को ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कौन, वैक्यूल। तो ये वैक्यूल के कुछ प्रॉपर्टी हो गए, किस पर्सपेक्टिव में, एनिमल सेल और प्लांट सेल के पर्सपेक्टिव में इनके कुछ पॉइंट हो गए। ठीक, अब ये एनिमल सेल प्लांट सेल से हम हट के कुछ यूनिसेलुलर की बात कर सकते हैं। किसकी, यूनिसेलुलर। यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं नोट बना के। क्या लिख सकते हैं कि इन यूनिसेलुलर्स लाइक अमीबा जैसे, इनके अंदर यूनिसेलुलर लाइक अमीबा द फूड ट्रांसपोर्ट और excretion are held in form of vacuoles। ठीक, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा के अंदर
इन सब के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है या फिर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो किस रूप में होती है, वैक्यूल के रूप में, जो कि हम किस में अंदर पढ़े थे, किसके अंदर पढ़े थे, किसके अंदर पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़े थे। हम ऐसे लिख देते हैं इंगल्फिंग ऑफ फूड, यहाँ पे नोट 2 डाल देते हैं, ये रिवीजन टाइप में हो जाएगा क्या, यहाँ लिखिए आप इंगल्फिंग ऑफ फूड क्या कहलाता है, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सक्रीशन या फिर कहें थ्रोइंग आउट। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं थ्रोइंग आउट ऑफ प्रोडक्ट या फिर लिखे थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट। ये किस रूप में होगा, वैक्यूल के रूप में होगा। देखिए जो इंगल्फिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। जो बाहर वेस्ट फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। तो आप इतनी चीजें लिख लीजिए, वैक्यूल में मोर देन सफिशिएंट इतनी चीजें हो जाती हैं। ठीक, अब हम इसके बाद में किसकी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, दो आपके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं। इनको एक साथ कराने का रीजन क्या था, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इतनी चीज जानिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वही है जो न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। देखिए सम ऑर्गेनिक एसिड्स टू एंजाइम्स, हम इनके साथ क्या लिख सकते हैं, एंड प्रोटीन्स ऑल्सो, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो बेसिकली सेल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, जिनके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट। हमको 2 सेल ऑर्गेनल और पढ़ने हैं। कुछ और ऑर्गेनल होते हैं, इंक्लूजन बॉडी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है और एडिशनल बुकों में है, लेकिन उनको जानने की अभी तो ज़रूरत नहीं है। अभी इतनी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट हैं। चलिए, तो अगला सेल ऑर्गेनल क्या है, अगला सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, एक्सप्लेनेशन मतलब मैं इंट्रोडक्शन कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता है। देखिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एनर्जी बनाना। एनर्जी मतलब क्या, एटीपी बनाना। आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेशन करता है फूड का, जो फूड सेल में जाता है उनका ये ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी करेंसी बनाता है, जो क्या होता है एटीपी के रूप में होता है, जिसको हम अलग अलग मैकेनिकल काम में लगा सकते हैं या फिर कुछ नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, नहीं एटीपी को। ठीक, एटीपी को। इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कुछ ऐसा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, और ये है इसका इनर मेम्ब्रेन, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्रिस्टल। ठीक, अब बीच में क्या भरे होते हैं, बीच में भरे होते हैं मैट्रिक्स। क्या भरे होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या, लिक्विड भरा होता है। ठीक, ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। सिर्फ इसमें आपको ये जानना है फिगर में कि देखिए जो
इनर मेम्ब्रेन होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, फोल्ड्स बनाता है, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ऐसा क्यों करता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ठीक ठीक। अब हम इनको लिखना शुरू करें, इनको हम लिखना शुरू करें। फिगर मिटा के लिखें या फिर फिगर के साथ लिखें? अच्छा, कुछ चीजें और आप जान सकते हैं, कुछ चीजें और जान सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इनके पास अपना खुद का क्या होता है? राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है। तो अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ सफिशिएंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले स्ट्रीन चीजें लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? क्या? माइटोकॉन्ड्रिया known as powerhouse of cell, powerhouse of cell। ठीक। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द साइट, इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव, क्या कहें? इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है उसका साइट क्या है? उसका साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक 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 है। अब इसमें क्या लिखें? कैसे लिखें? ऐसे लिखते हैं, इट फॉर्म्स एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी एस एटीपी। क्या करता है ये एनर्जी करेंसी फॉर्म करता है किस रूप में? एटीपी के रूप में, जिसका मतलब क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, ये क्या फॉर्म करता है? एनर्जी करेंसी किस रूप में? एटीपी के रूप में, विच सेल कैन यूज फॉर making of different chemical compounds, making of different chemical compounds or for other mechanical वर्क। किन किन जगहों पे हम यूज कर सकते हैं? इन एटीपी का हम यूज कर सकते हैं अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, या फिर जो कुछ अलग आपके पास क्या हो मैकेनिकल वर्क हो, उनको भी करने के लिए हम एटीपी का यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक। अब हम किसकी बात कर ले? अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर ले। क्या? इट इज डबल मेम्ब्रेनस where inner membrane has some folds called as cristae to increase the surface area for the cellular respiration। लिखते हैं, अंग्रेजी थोड़ी टाइट, उसी के साथ संभालिएगा। ठीक है। क्या ये लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया इज double membranous where inner membrane creates, inner membrane क्या create करता है? folds called cristae to increase, किस लिए?
किस लिए क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर, सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है भाई? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आपने शायद पढ़ी हूँ, क्या पढ़ा होगा, अलग अलग प्रोसेस जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपके बॉडी के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट कर दिए तो अब क्या करोगे? एब्जॉर्ब करोगे, रिस्पायर करोगे, एक्सक्रीट करोगे। ठीक, इन सारे प्रोसेसेस में आप देखोगे क्या इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बहुत क्या बोलते हैं, बहुत छोटी सी बात है, मे बी समझ आया आपको। जो रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन हमेशा सेलुलर लेवल पे ही होता है। डाइजेशन हर एक लेवल पे हो सकता है, टिश्यू लेवल पे, हर एक लेवल पे, लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का यूज जो होता है वो सेल के अंदर बहुत तगड़े रूप में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, तो प्रोटीन बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। क्या लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन, इनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। इस कारणवश इनको प्रोटीन बनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दैट इज व्हाई they are सेल्फ सफिशिएंट। ये क्या होते हैं? सेल्फ सफिशिएंट होते हैं टू कंप्लीट दियर प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट। बड़े बड़े स्टेटमेंट है, मे बी आपको समझ आए, आसान लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, उसका खुद का राइबोसोम्स होता है। यही कारण है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। टू फुलफिल, कंप्लीट के बजाय हम लिख सकते हैं क्या? टू फुलफिल देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक, एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। किस लिए यूज होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर रेस्पिरेशन। या फिर क्या लिखें? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या लिख सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर क्या है? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा जरूरी होता है। क्या सीख रहे हो आप यहाँ ये सीख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, इसलिए अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट खुद पूरा कर लेता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो पोरस होता है। आउटर मेम्ब्रेन लिखते पोरस। आउटर मेम्ब्रेन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है
ठीक, कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं। क्या लिखे हैं, इनर मेम्ब्रेन क्रिएट्स फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। किस लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या फॉर्म करता है, एनर्जी करेंसी। किस रूप में, एटीपी के रूप में। ये नाम आपको याद करने चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। अच्छा, किस लिए अच्छा, ये जो एटीपी होगा ये क्या होगा, ये सेल के लिए, इसको सेल किस लिए यूज कर सकता है, फॉर मेकिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, या फिर किसी अदर मैकेनिकल वर्क को, जहाँ पे आपका फिजिकल वर्क होता है, जहाँ पे आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, उसके लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमने पहले बता दिया है डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इतनी चीजें मे भी आपको समझ आई होंगी। अब लास्ट हमारे पास बचा है क्या, प्लास्टिड। कुछ चीजें छूट रही हैं, नहीं, इतनी चीजें सेल्फ सफिशिएंट है। कुछ एडवांस चीजें समझनी अभी नहीं जरूरी है, इतनी चीजें आप कर लें, नोट बना लें, या ठीक है, इतनी चीजें। आगे चलते हैं, प्लास्टिड समझते हैं। चलिए, तो अगला सेल ऑर्गेनेल क्या है हमारा, अगला सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। जैसा कि हम पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। जबकि प्लास्टिड क्या होता है, किचन ऑफ सेल। खाना बनता प्लास्टिड में है और एक्सपायर कहाँ करता है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ठीक। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखे यहाँ, इट ओनली प्रेजेंटिंग, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। पहली चीज ठीक, केवल प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके टाइप की बात करते हैं, क्योंकि सब और कुछ समझने से पहले इनके टाइप को ही समझना जरूरी है। देखिए, हम इसमें देखिए इनके कई जगह पे एडवांस या फिर एडिशनल बुक में क्या दिए गए हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर दिए गए। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर समझाया गया है, क्या, स्ट्रोमा। क्या, स्ट्रोमा। कि स्ट्रोमा क्या होता है, जो आपका क्या होता है, प्लास्टिड होता है, उसके अंदर एक स्ट्रोमा नामक जगह होती है, या फिर एक स्ट्रोमा नामक पार्ट होता है, जिसके अंदर और भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना। आप एक चीज़ और जान लीजिए कि प्लास्टिड जो होते हैं, इनके पास एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, दो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। किससे सिमिलर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मतलब इनके पास भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अपने प्रोटीन के लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो इतनी चीजें लिख लेते हैं, फिर टाइप की बात करते हैं। क्या क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दे हैव राइबोसोम्स एंड डीएनए। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सुंदर वाक्य बनाने के लिए, दे हैव देयर ओन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास अपने क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स एंड डीएनए। इसका मतलब ये कि ये प्रोटीन के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने इस काबिल हो कि ये चीज़ समझ पाओ कि अगर किसी के पास राइबोसोम है और डीएनए है, तो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग वो सेल पूरी कर लेता है, सेल या फिर ऑर्गेनेल हो, कुछ भी। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, प्लास्टिड की। ठीक है, देखिए इनके हम टाइप की बात करें तो 3 टाइप आपको पढ़ने हैं। कितने टाइप, 3 टाइप। कौन कौन से,
पहला है क्या, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या लिख दे, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्या लिख दे, अगला लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या, क्रोमो मतलब कलर्ड, कलर्ड। जो कलर्ड, कलर्ड प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। आप ऐसे जान लें कि क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, व्हाइट, क्या लिख सकते हैं क्या, अनकलर्ड, अनकलर्ड प्लास्टिड, अनकलर्ड प्लास्टिड। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, हैव पिगमेंट, हैव पिगमेंट, क्लोरोफिल। इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक। तो तीन टाइप के हम प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक पढ़ रहे हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, एक क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ठीक। तो इतनी चीजों में हमको समझना है कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ठीक। काम क्या होता है, देखिए इसका बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, इसको हम जान लेते हैं कि स्टोरेज की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ ऑयल ग्रेन्स, ऑयल ग्रेन्स, या फिर जो ऐसे ऑयल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। अभी हम इसको रोकते हैं, इसको हम रोकते हैं, पहले हम इन दोनों को समझते हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये कलर देते हैं किसको, फ्रूट और फ्लावर। जो फ्रूट और फ्लावर होते हैं प्लांट के अंदर, उनको कलर देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। क्या लिख सकते हैं, क्या, कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू, कलर टू फ्रूट, फ्रूट एंड फ्लावर। फ्रूट और फ्लावर को ये क्या देते हैं, कलर देते हैं। अच्छा, फ्रूट और फ्लावर को कलर देने से क्या होता है, फ्रूट और फ्लावर को कलर देने से इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन, मींस दे आर आल्सो हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। समझ आया, क्या लिख सकते हैं हम, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल, हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कौन, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक। दो चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। अब हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट है। तो ये क्या कौन सा पिगमेंट है, इसके पास क्लोरोफिल है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अच्छा, इसी कारणवश इनको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल। दैट इज वाई, दैट्स वाई called as, called as kitchen of cell, kitchen of cell, kitchen of cell इसीलिए कहा जाता है, ठीक। और कोई काम क्लोरोप्लास्ट का, हाँ, इनके पास कुछ और पिगमेंट भी होते हैं। माना जाता है कि इनके पास येलो और ऑरेंज भी पिगमेंट होते हैं। दे हैव, दे ऑल्सो हैव येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, इसका एज सच इतना हैवी रोल प्लास्टिड के अंदर नहीं होता है। ये सिर्फ ये फॉर्मिंग और स्टोरेज का काम करता है, किनका, किनका, चलिए लिख लेते हैं। It acts as
इनको भी समझ लेते हैं क्या, इट एक्ट्स एज फॉर्मिंग का भी काम करते हैं एंड स्टोरेज, फॉर्मिंग भी करते हैं स्टोरेज भी करते हैं। इट एक्ट्स एज फॉर्मिंग एंड स्टोरेज ऑफ किस चीज का, स्टार्च ग्रेन, ऑयल ड्रॉपलेट्स और प्रोटीन्स का भी ये क्या करते हैं, स्टोरेज और फॉर्मिंग का काम ये कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में आपको सारी चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सिर्फ इतनी चीजें जान लीजिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि प्लास्टिड के पास अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो एक स्ट्रक्चर के अंदर इम्बेडेड होते हैं। वो क्या है, स्ट्रोमा है। क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि प्लास्टिड हैव different membranous structure which embedded in a organization, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं या फिर लिख देते हैं इन ए ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा जाता है उसको, स्ट्रोमा। कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक, इतनी चीजें लगभग आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि क्या है क्लोरोप्लास्ट का काम, क्या है क्लोरोप्लास्ट का काम, क्या है क्रोमोप्लास्ट का काम, क्या है ल्यूकोप्लास्ट का काम। ठीक, और प्लास्टिड क्या होता है, इनके पास कौन सी चीजें एडिशनली होती हैं या फिर कौन सी चीजें इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक। हाँ, तो इतनी चीजें सफिशिएंट है प्लास्टिड में। अब आपका क्या बचा है, सेल वॉल बचा है, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइम छोड़ा था। सेल वॉल पढ़ा के कुछ और चीजें देखते हैं, अगर होंगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मे बी ये है, मे बी क्या कम्प्लीटली यही है। ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल हमने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी मे बी आपको अच्छा लगे। क्या, देखिए हमने 5 टाइप के किंगडम पढ़े थे। कौन कौन से, हमने पहले पढ़ा था मोनेरा, एक पढ़ा था प्रोटिस्टा, एक पढ़ा था फंजाई, एक पढ़ा था प्लांटे, एक पढ़ा था एनिमिलिया। ठीक, इन 5 किंगडम में किसके किसके पास सेल वॉल होता है, नहीं होता है, ये याद कर लीजिएगा। मुनेरा के पास होता है जी, बिल्कुल होता है। प्रोटिस्टा के पास होता है, कुछ में होता है इसलिए हम मान लेते हैं नहीं होता है। इसको हम सेल के जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो अगर कहीं रहेगा तो हम बता देंगे। फंजाई के पास होता है जी, बिल्कुल होता है। प्लांटी के पास होता है, बिल्कुल होता है। एनिमिलिया के पास नहीं होता है। ठीक, किसका बना होता है, देखिए मोनेरा के पास फॉस्फोलिपिड होता है। क्या, फॉस्फोलिपिड, सॉरी क्या लिख रहे हैं, देखिए मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन, जबकि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, काइटिन का। और जो प्लांटी होता है उस किसका होता है सेलुलोज का। किसका होता है, सेलुलोज का। ठीक, सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल बेसिकली क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल होता है, ऐसे। ठीक, ऐसे होता है। क्या काम होता है हम देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये परमिएबल होते हैं। क्या, सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर।
परमिएबल इन नेचर, परमिएबल होते हैं नेचर के। अच्छा, परमिएबल होते हैं तो इससे क्या होता है, ऐसे समझिए कि एक हार्ड लेयर टाइप में होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक। ऐसे देखिए कि दे लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्या देते हैं, गिव शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर टू सेल को ये क्या देते हैं, एक शेप देते हैं, साइज देते हैं और स्ट्रक्चर देते हैं, कौन, सेल वॉल, ठीक। इसके साथ में क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग और बस्टिंग। दो चीज मैंने लिखा है, एक लिखा है मैंने कोलैप्सिंग, एक लिखा है मैंने बस्टिंग, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, एक मैंने लिखा है कोलैप्सिंग, एक लिखा है बस्टिंग। ये क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको रोका था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बस इसमें इतनी चीजें आपको जाननी है। प्रिवेंट करता है किससे, कोलैप्स होने से या बस्ट होने से। अब आपको क्या जानना है, अब आपको कोलैप्स और बस्ट का कॉन्सेप्ट जानना है, कोलैप्स और बस्ट का कॉन्सेप्ट जानना है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कोलैप्सिंग या बस्ट। कोलैप्स मतलब क्या, आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कोलैप्स मतलब लिखिए चिपकना, और ये बस्टिंग मतलब फूटना। अभी मैं इसको समझाता हूँ, ठीक। कोलैप्सिंग मीन्स चिपकना और बर्स्टिंग मीन्स फूटना, ठीक। अभी मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब आप सेल को तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो सेल कुछ रिएक्ट करता है। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तीन। कौन कौन से, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आप ऐसे जानिए। सॉल्यूशन एक हो गया क्या, हाइपोटोनिक, एक क्या हो गया, एक हो गया आइसोटोनिक, और एक क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तीन टाइप के सॉल्यूशन आप पढ़े क्या, एक पढ़ा आपने हाइपोटोनिक, एक पढ़ेंगे आप आइसोटोनिक, और एक क्या पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक। अच्छा, नाम से कुछ चीजें क्लियर हो पा रही हैं क्या, आप नाम से कुछ चीजें क्लियर कर पा रहे हो क्या, कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है। देखिए, हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपो मतलब क्या, हाइपो मीन्स लेस, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेस हो, आइसोटोनिक जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। ऐसे क्या, हाइपो मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन, आइसो मीन्स क्या, सेम कॉन्सेंट्रेशन, और हाइपर मतलब क्या, हाइपर मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ये बताने की जरूरत क्या है, आपको अगर दो वर्ड का मतलब समझना है, दो शब्दों का मतलब समझना है। कौन से दो शब्द, एक कोलैप्सिंग और एक बस्टिंग। दो चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको इन दो चीजों को समझना पड़ेगा। जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालते हो, ऐसे समझो कि सेल है, इस सॉल्यूशन में जब आप सेल को डालोगे, सेल को जब आप पुट करोगे किसमें, हाइपोटोनिक में, तो सेल क्या होगा, सेल पानी बाहर फेंकेगा या पानी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारा कॉन्सेप्ट है वो ऑस्मोसिस का है। देखिए, जब सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक। जब सेल को आप आइसोटोनिक में डालोगे तो सेल पे नो इफेक्ट,
नो इफेक्ट। और जब आप सेल को कहाँ पुट कर रहे हो, कहाँ पुट कर रहे हो, हाइपर में, हाइपर में, तो क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, सेल श्रिंक होगा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार समझिएगा, एक बार समझिएगा। हाइपरटोनिक मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे बीकर है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, पानी और वाटर का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है भैया, सॉल्वेंट हटाओ, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर प्लस एक मान लेते हमने कोई सॉल्ट मिला दिया, वाटर प्लस सॉल्ट मिला दिया, ठीक। यहाँ पे क्या है, हाइपर मतलब क्या, कि जो सॉल्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और आपको इसी के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका ये क्या है, बीकर है, यहाँ पे आपका बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है किस चीज का, वाटर का प्लस सॉल्ट का, सॉल्ट का। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, आपस में इक्वल है, इक्वल है। यही चीज आप यहाँ भी देख लो, यही चीज आप यहाँ भी देख लो, क्या कि ये क्या है, ये एक बीकर है और यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पे है वाटर प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट कैसा है, कम है, और वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, ठीक ठीक। तो आपने जो ऑस्मोसिस का बेसिक प्रिंसिपल समझा था वो क्या समझा था, ऑस्मोसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि आप हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हो, लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हो। आपको जो मूवमेंट करानी हो किसकी करानी है, वाटर की करानी है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन किसकी करानी है, वाटर की करानी है। अब देखिए, अब इसके अंदर हमने सेल को डाल दिया, क्या डाल दिया, सेल को डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसको दिख रहा है, हाइपर को। यहाँ पे वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो लेस है, और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्या है, सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पानी होगा वो सेल से बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब इस बीकर के अंदर आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में सेल क्या हो जाएगा, सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, क्या होगा, श्रिंक होगा, बहुत तेजी से उसके अंदर के जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड भरा है वो बाहर निकल जाएगा, क्या भरेगा, जो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ऐसी स्थिति में सेल कोलैप्स करने का मतलब चिपकने का कंडीशन आ जाता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक की कंडीशन में क्या होता है, सेल कोलैप्स होता है, सेल कोलैप्स होता है। और इस कोलैप्सिंग से कौन बचाता है, कोलैप्सिंग से कौन बचाता है, इस कोलैप्सिंग से कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। अच्छा, ये जो कोलैप्स होता है इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, क्या, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, 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 ठीक ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सॉल्ट से कोई मतलब नहीं है, वाटर कैसे मतलब है, मतलब यहाँ पे भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, और इस पानी के अंदर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा, पानी अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर जाएगा, लेकिन नेट जीरो हो जाएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल बाहर गया, एक मॉलिक्यूल अंदर आया, एक मॉलिक्यूल बाहर गया, एक मॉलिक्यूल अंदर आ गया, नेट जीरो, ठीक। ये हो गया आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक की बात करते हैं, मतलब वाटर से है, याद रखिएगा, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, भर जाएगा, फूटने की स्थिति आती है, वो क्या होती है, बर्स्टिंग होती है। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है बर्स्टिंग, बर्स्टिंग की कंडीशन आती है, ठीक। तो इससे भी सेल वॉल बचाता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट बताने का, अच्छा
इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे इसको एक प्रॉपर नाम प्लाज्मोलिसिस है और इसको क्या बोलते हैं हम, टर्जिट, टर्जिट बोलते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस और टर्जिट। ये कॉन्सेप्ट बताने का रीजन क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सारी चीजें रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आएगा। हमने सेल वॉल बताया, तो सेल वॉल के लास्ट में मैंने क्या बताया, दो फीचर बताए कि सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। कोलैप्स मतलब क्या, चिपकना, उसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल गया तो सेल चिपक गया। और बर्स्टिंग मीन्स क्या, उसके अंदर इतने मटेरियल आके भर गए कि वो फूट गया। ठीक, ये कब होता है, जब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आता है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। मतलब कुछ ही बाहर गया अंदर आया, तो बाहर अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन को हमने क्या पढ़ा था, हमने डिफ्यूजन से पढ़ा था। डिफ्यूजन में एक पार्ट क्या था, ऑस्मोसिस था। ऑस्मोसिस क्या था, स्पेशल केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन एक्ट्स ऑन वाटर। देखिए, तो हमने बताया कि 3 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं दुनिया में, 3 टाइप के, जहां पे एक सॉल्यूशन मतलब क्या, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा अमाउंट में हो क्या है, सॉल्वेंट है। कम अमाउंट में हो क्या है, सॉल्यूट है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्टेशन की। तो सॉल्वेंट इसमें बेसिकली क्या है, वाटर है, वाटर है। 3 टाइप के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपो मीन्स क्या, कम, आइसो मीन्स क्या, सेम, हाइपर मीन्स क्या, ज्यादा। हमने बीकर लिया जिसके अंदर टोनिक मतलब आप क्या समझिए, सॉल्यूट मान लीजिए, होता नहीं मान लेते हैं। जहां पे आपने सॉल्यूट या फिर टोनिक को आप ऐसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि टोनिक मतलब साल्ट, टोनिक मतलब साल्ट। ठीक, जहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो होता है हाइपरटोनिक। जिस सॉल्यूशन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है पानी के कॉन्सेंट्रेशन से, वो होता है आइसोटोनिक। और जहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे हम सेल को रखते हैं, तो क्या होता है, मैंने ये आंसर दे दिया है, यहाँ पे ये रिजल्ट है। ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। आप इसको याद कर लें, ये क्या है, ये क्या है, ये हाइपो का है, ये किसका है, आइसो का है, ये किसका है, हाइपर का है। ठीक, तो होता क्या है, जब आप किसी सेल को हाइपोटोनिक में रखते हो तो क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो जनरल टेंडेंसी क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन की, हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चलता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लो है, और पानी के अंदर, बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस बीकर का पानी जो होगा उस सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा। और उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बर्स्टिंग हो सकता है। और उसी बर्स्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। आइसोटोनिक आप समझ ले कि इसमें एक मॉलिक्यूल बाहर गया, एक मॉलिक्यूल अंदर आया, एक मॉलिक्यूल बाहर गया, एक मॉलिक्यूल अंदर आया, मतलब नेट मूवमेंट जीरो। जबकि हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपरटोनिक मतलब क्या, हाइपरटोनिक मतलब साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे सेल के पास हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, बीकर में जो वाटर है उसके पास लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसी स्थिति में सेल अपना पानी लूज कर देगा, और जो सेल होगा वो पिचक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्या, कोलैप्स कर जाएगा। और इससे बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये हो गया पूरा खत्म, ये चैप्टर खत्म। मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई, अगर हो पाता है तो मैं एक समरी लेक्चर बनाने का ट्राई करूँगा। बट इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर मोर देन सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोर देन सफिशिएंट है।